नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आय में इजाफा हुआ है तो इस बढ़ोतरी का इस्तेमाल करने के क्या है तरीके? क्या अतिरिक्त पैसों को कर्ज चुकता करने में लगाएं या फिर कहीं निवेश करके मुनाफा कमाएं? इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ हैं दो खास एक्सपर्ट, हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और पूनम लूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। दोनों ही गेस्ट का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और जानना जरूरी है कि एक मुश्त पैसा जब आता है हो या इंक्रीमेंट के तौर पर हो, तो क्या सही इस्तेमाल उसका होना चाहिए, इसको वाइजली कैसे इन्वेस्ट करें या फिर उसका इस्तेमाल करें। हेमंत जी, जो ये यूजुअली साल के इन महीनों में नौकरी पेशा लोगों के पास अतिरिक्त रकम आती है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट हो गया, बोनस हो गया, आपकी नजर में उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए? अगर मैं ब्रॉडली आपसे कुछ पॉइंट्स में समझूं पहले। ये स्वाति, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा बिल्कुल आपने सही कहा, ये साल का वो समय है जब जो भी सैलरीड एम्प्लॉइज हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इंक्रीमेंट हो, उनको बोनस मिले, और वो एक्सपेक्टेशन भी होती है कहीं ना कहीं। हाँ, अमूमन क्या होता है कि ये देखिए, जब ये समय आता है तो काफी बार एडवांस में शॉपिंग लिस्ट बन जाती है कि हम अगर इंक्रीमेंट मिलेगा तो कहाँ खर्चा करेंगे, या तो फिर अगर हमें बोनस मिलता है तो कहाँ खर्चा करेंगे। जो मैं समझ नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप अगर साल भर मेहनत करते हो, आपकी थोड़ी एस्पिरेशन बदलती है, तो कुछ हिस्सा डेफिनेटली आपका जो आपकी इनकम बढ़ती है या बोनस मिलता है, कुछ हिस्सा में डेफिनेटली वहां पे जाना होगा। बट आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो पैसा आपको मिलता है, चाहे वो इंक्रीमेंट हो, चाहे वो बोनस हो, या दोनों हो, वो किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिफाइन करेगा, वो बताएगा आपको कि आपके जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो किस तरह से आगे होगा। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि इनकम का कितना हिस्सा हम वहां पे डाल रहे हैं, राइट। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि ये जब पैसा आपको मिलेगा तो वही चीज आप यहाँ पे भी फॉलो नहीं करेंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मिक्स होना चाहिए ब्रॉडली। अगर आपके लोन्स हैं तो उनको चुकता करने की कोशिश कीजिए, राइट। और जैसे मैंने कहा, कुछ हिस्सा आपकी इन्वेस्टमेंट में जाए, कुछ हिस्सा आपके लाइफस्टाइल में जाए, तो एक मिक्स होना चाहिए प्रॉपर। सबका जरूरी होना है उसके अंदर, लेकिन वो बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है कि कितना पैसा आप कहाँ पे एलोकेट करें। तो थोड़ा सा अगर हम रुक के समझदारी से इसको एलोकेट करें तो हम इसको एंजॉय भी कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने वाली बात भी है। डेफिनेटली आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो आप चाहते हैं कि आपके कुछ पेंडिंग काम थे या कुछ आप अपने लाइफस्टाइल पर खर्च करना चाह रहे थे, कुछ चीजें अपग्रेड करना चाह रहे थे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बांटना भी बहुत जरूरी है। पूनम, क्या ये सही है कि आप हर चीज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप एक ही बार में हर चीज तो नहीं कर सकते हैं, पर आपकी नजर में वो टू डू लिस्ट क्या रह सकती है? किसी के पास अगर एक मुश्त पैसा आए तो आपको प्रायोरिटी वाइज किन चीजों को पहले मैनेज करना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे करके आप उस पैसे को मैनेज करें? जैसे अभी भी सर ने बताया, हेमंत सर ने, कि आपको करना बहुत कुछ होता है पर सब कुछ डिवर्सिफाई, जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन इज द की, हम हमेशा डिवर्सिफिकेशन की जो बात करते हैं वो यहाँ भी करेंगे कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। क्योंकि जो बोनस मिलता है, बोनस अलग चीज हो गई और इंक्रीमेंट अलग चीज हो गई। इंक्रीमेंट जो है वो स्टेबल होती है और पूरे साल आपको उसकी प्लानिंग करनी है, पर बोनस एक बार में एक मुश्त बड़ी अमाउंट मिलती है। जैसे कि हम खाना खा के उठे और हमें बहुत अच्छी सी हमारी कोई फेवरेट स्वीट डिश दी और हमने उसको बहुत एंजॉय किया, उस तरह से बोनस को हम बहुत एंजॉय करते हैं। अब एंजॉय करने में हम वी कैन गेट केयरलेस और हम उसे उड़ा देना, एक शब्द जो यूज करते हैं उसे उड़ा देते हैं बिना मीनिंगलेस कुछ भी शॉपिंग वॉपिंग करके, वो नहीं करना चाहिए। जैसे सर ने भी बताया कि सब कुछ जगह हमें ध्यान देके अपनी नीड्स, फाइनेंशियल सिचुएशन को साउंड करने में उसे मदद करनी चाहिए। तो उसका जो सबसे अहम हिस्सा होता है कि जो हम इमरजेंसी फंड जो रखते हैं साइड में, जैसे हम हमेशा एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, कि आप 6 से 9 महीने के बीच की आपकी जो महीने की घर खर्च है, उतना पैसा आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड के बतौर रहना चाहिए इन कैश। तो अगर किसी कारण वो इमरजेंसी फंड खर्च हो गया है लास्ट ईयर में और आपने जो अमाउंट सोच के रखी वो कम हो गई, तो उसे सबसे पहले रिप्लेस करनी चाहिए फ्रॉम द बोनसेस यू रिसीव, तो ताकि आपका जो
इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है वो टेक केयर हो जाए और आप उसमें उस तरफ से आप निश्चिंत हो जाए। तो सबसे पहला आपको इमरजेंसी फंड को रिप्लेस करना चाहिए। जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जो मैं नहीं मानती बहुत लोग ऐसे होंगे अभी बाकी, पर हेल्थ इंश्योरेंस की जो नीड है उसे पूरी समझे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊंगी कि कुछ साल पहले तक 2 से 5 लाख तक का अगर हेल्थ इंश्योरेंस हुआ तो इनफ माना जाता था। बट लुकिंग एट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, कितना महंगा हो गया है इलाज करवाना, मेडिकल इलाज जो है, तो हमें उसे बढ़ाना चाहिए। अगर हम अभी भी 2-5 लाख के अंदर है तो उसे बढ़ा के कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस हो जानी चाहिए। तो वो आपका बोनस का पैसा आप उसमें यूटिलाइज जरूर करना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे लाइफ इंश्योरेंस की तरफ, जो अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो उसमें जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जिसे फाइनेंशियल तौर में हम कहते हैं कि इंसान की जो फाइनेंशियल कीमत है वो आंकनी चाहिए, रिव्यू करनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी इंक्रीमेंट होती है, लायबिलिटीज बढ़ती है, तो आप को अपनी अपनी खुद की कीमत को आंक के, अगर आपके पास इंश्योरेंस उसमें कम पड़ रही है, जो हम थंब रूल के हिसाब से कहते हैं 25 टाइम्स ऑफ योर इनकम होनी चाहिए आपकी इंश्योरेंस, तो उसे आप टर्म इंश्योरेंस और खरीदें। उसके बाद जो आपका पैसा बचता है उसको आप जैसे हम हमेशा बात करते हैं बैड लोन्स और गुड लोन्स की, तो अगर हमारे बैड लोन्स कोई हैं हमारे ऊपर, जैसे कि पर्सनल लोन हो गए, या गुड लोन के कैटेगरी में तो नहीं, बट एजुकेशन लोन अगर कोई है, बच्चे के लिए आपने ले रखा है, इस तरह के कोई क्रेडिट कार्ड लोन है, तो उसे सबसे पहले पूरा कर दीजिए। क्योंकि उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो इतनी हाई है कि वो एक ट्रैप के जैसे आपके फाइनेंशियल हेल्थ को खत्म करती है। तो उसे आप करें, और साथ ही जो गुड लोन है, जो आपका होम लोन है, उसमें भी कुछ ना कुछ तरीके का रीपेमेंट कर सकते हैं, ताकि जो आपका इंटरेस्ट पोर्शन है वो काफी कम हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो आपको आगे चल के बहुत फायदा देगा, तो ये आप जरूर कर सकते हैं। फिर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में जो लमसम करने हैं वो आप अपने बोनस से पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप एनपीएस में एक्स्ट्रा 50,000 का निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। पर ये आपको देखना होगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में है या ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये सब फायदे मिलेंगे, न्यू में तो आपको कोई डिडक्शन है नहीं। उसके बाद में आप किसी तरीके का अपना करियर एनहांसमेंट के लिए अगर कोई महंगा कोर्स करना चाहते हैं या कोई तरीके का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी आप बोनस से कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको फ्यूचर की कोई ऐसी नीड है जिसके लिए शॉर्ट टर्म में आपको एक मुश्त राशि चाहिए, तो उसके लिए भी आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई घर खरीदना चाह रहे हैं अगले 2-3 साल में, तो उसके डाउन पेमेंट के लिए भी ये पैसा अलग रख सकते हैं, सेपरेटली रख सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो इस तरीके के ये 5-7 तरीके जिसको आपको अपने बोनस को इफेक्टिवली यूज करने के लिए, जिससे आगे चल के आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो, ऐसा करना चाहिए। तो बोनस एक चीज है, और इंक्रीमेंट के लिए हम अलग से एक प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं कि किस तरह इंक्रीमेंट आपके फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर कर सकता है। बिल्कुल, ये क्लियरली समझना जरूरी है। इंक्रीमेंट मीन्स आप हर साल कोई ना एक पर्टिकुलर अमाउंट से आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती है, और जो बेसिक अमाउंट है बढ़ता है, और बोनस जो एक मुश्त पैसा आपको मिलता है, वो इकट्ठा जो हुआ पैसा है उसको आप कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब जब सैलरी इंक्रीमेंट होगा, बेसिकली जो बढ़ोतरी होगी वो ओवरऑल बढ़ोतरी होती है, वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहती है, जो कि आप फिर उसके हिसाब से अपने निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा पूनम ने भी जो हमें बताया। ये जो एक जिक्र यहाँ पर हुआ है हेमंत जी, कि आप कैसे स्मार्टली इस पैसे को मैनेज कर सकते हैं। यूजुअली ऐसा हमने देखा है कि जब इकट्ठा पैसा आता है लोगों के हाथ में, वो चाहते हैं कि सबसे पहले जो उनके ऊपर कर्ज है या भी किसी तरीके का कोई बिल है, जैसे मसलन क्रेडिट कार्ड का बिल, उसको निपटा दिया जाए, क्योंकि वो चाहते नहीं कि बोझ उनका पड़ा रहे। तो क्या ये एक स्मार्ट मूव रहेगी कि आप सबसे पहले अपने ऊपर कोई किसी तरीके के कर्ज को जितना पे ऑफ कर सके, जितना भी अमाउंट है आपका, सारा नहीं तो कुछ अमाउंट से उसको पे करें? क्या वो एक प्रायोरिटी रहनी चाहिए लोगों की? इस बात की कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एनुअल इंक्रीमेंट की, हम यहाँ बात कर रहे हैं बोनस की, तो ऑब्वियसली जो इंक्रीमेंट आपको मिलता है वो रेगुलर मिलता है। ऑब्वियसली मान लीजिए आपको 10% या 15% का इंक्रीमेंट मिला तो वो हर महीने आपको मिलता है। बोनस का जो अमाउंट है, क्योंकि आपको लमसम मिलता है, और काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप पूरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास एक मुश्त रकम नहीं होती है।
और जब आपके पास एक लमसम पैसा आता है तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है कि आप उन चीजों को रिविजिट करें और कोशिश करें कि उन चीजों को आप पूरा कर सकें। जैसे हमने बात की पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लोन, आप क्यों लेंगे? आप तभी लेंगे जब आपके पास रेगुलरली जो इनकम है उससे आपके पास उतना पैसा जमा नहीं हुआ है या उतना पैसा नहीं है आपके पास कि आपको मजबूरन जो है ये इस तरह के लोन लेने पड़ते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट काफी हाई है और ऑफकोर्स क्रेडिट कार्ड में तो आउटस्टैंडिंग में तो बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उससे आपके जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब आप इतना बड़ा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा आपकी इनकम से ही जाएगा, राइट? अगर आप इनकम से पैसा काफी यहाँ पे डाइवर्ट करेंगे तो फिर आपकी जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर की जो नीड्स है वो कहाँ से पूरी होगी? तो कहीं ना कहीं आप दोनों तरफ से कंप्रोमाइज करते हैं, राइट? तो जब आपको एक बोनस अमाउंट मिलता है तो ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स ऑन कितना पैसा मिलता है, कितनी आपकी लाइबिलिटीज है। तो ऐसा नहीं है, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा कि सब कुछ चीजें आप एक ही साल में कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है अच्छी आदतें डालना। कभी कभी क्या होता है, ये पर्सनल लोन, ये जो क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग कभी मजबूरी में भी होते हैं, बट काफी बार, ज्यादातर वो इसीलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं हम अलर्ट नहीं है, हम थोड़ा सा प्लान नहीं करते, राइट? इम्पल्सिव जो स्पेंडिंग हम करते हैं उससे हम इस सिचुएशन के अंदर आते हैं। तो मुझे लगता है जो लमसम पैसा आपको मिलता है बोनस से, वो आपको एक मौका देता है कि आपसे जो गलतियां हुई हैं, जो जो कुछ चीजें आपने की हैं जो नहीं करनी चाहिए, उसको ठीक करने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रायोरिटी है वो इन लोन्स को, स्पेशली जहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट है, वो होनी चाहिए। अगर जैसे पूनम ने भी कहा कि हम हाउसिंग लोन की भी बात कर रहे हैं, तो काफी बार हम काफी इसको कंपेयर करते हैं, मालूम है कि क्या हम इसको SIP बढ़ा दें, क्या हम इसको लमसम करके पे कर दें, नहीं कर दें। आई थिंक अगर नंबर से आप बात करेंगे तो क्लियर है कि आपको किस तरफ जाना है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपनी इंटरेस्ट बर्डन को कम करना है, आप अपने लोन्स को कम करना चाहते हो, वो करिए, लेकिन वो तभी करिए, स्पेशली हाउसिंग लोन को तो तभी करिए आप जब आपके पास जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उनकी जरूरतों का पैसा है। ऐसा नहीं हो कि आप पूरा का पूरा ध्यान हाउसिंग लोन को रीपे करने में लगा दें और जो बाकी जो लोन है वो रह जाए। बट पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन जो बहुत महंगे लोन है और जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए आपके पास, उनको डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और साथ में जैसे मैंने कहा, ऑफकोर्स वो पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कुछ हिस्सा डेफिनेटली मुझे लगता है हर साल आपको बोनस में से अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। तो दोनों चीजों का ध्यान रखें, बट ये डेफिनेटली प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो बिल्कुल, तो बहुत ही स्मार्टली आपको अपने पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी इसको हम कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट का मनी मैनेजमेंट। और चर्चा जारी रखेंगे हम, आप कैसे निवेश कर सकते हैं, किन गोल्स के लिए आपको निवेश करना चाहिए, ऐसे किसी भी पैसे का एक मुश्त पैसा लगाना है तो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इस पर रहेगी चर्चा थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। सैलरी इंक्रीमेंट का मनी मैनेजमेंट, बोनस का पैसा इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, तो उस इंक्रीमेंट को आपको स्मार्टली कैसे यूज करना चाहिए आपके पर्सनल फाइनेंस डेवलपमेंट के लिए, आपके गोल्स के लिए, या फिर किसी कर्ज को निपटाने के लिए, इस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। हेमंत रुस्तगी, पूनम रूंगटा, दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। अब जो पैसा इकट्ठा आया उससे पूनम, कई लोग चाहते हैं कि हम इस पैसे को कहीं निवेश कर दें, तो निवेश करने का तरीका क्या हो, सही तरीका क्या है? क्या जो इकट्ठा पैसा आता है, मानिए वो बल्क का पैसा, क्या एक ही जगह डाल देना चाहिए? आपने एनपीएस का जैसे जिक्र किया था, डेफिनेटली वहां पर आपको निवेश का फायदा भी मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। किसी को एसआईपी करनी है तो क्या एक मुश्त पैसे डाल दें, एसआईपी कर लें? ये कुछ सवाल लोगों के मन में आते हैं, तो वो पैसा इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या रह सकता है? स्वाति, जैसे हम बार बात कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट मीन्स फॉरएवर आपको एक सैलरी में इंक्रीज होगा और एक स्टेबल इनकम है कि आपको पता है कि आपकी सैलरी किस तरीके से बढ़ी है। तो उस इंक्रीमेंट का मुझे लगता है कि सबसे इफेक्टिव तरीका है SIP टॉपअप करना। जो आपकी ऑनगोइंग SIP का पोर्टफोलियो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं फॉर अ गोल, मतलब हम हमेशा ईयर मार्क करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो मैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ
कि अगर समझो आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है और आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं उसके लिए, और मान के चलते हैं कि मार्केट में अगले फ्यूचर में 10% का रिटर्न देंगे, तो आपको इस तरीके का गोल अचीव करने के लिए लग सकते हैं 73 to 74 मंथ्स, विच इज द टाइम होराइजन रिक्वायर्ड एट 10%। ऑफकोर्स अगर मार्केट में 15% रिटर्न दिए तो वो जल्दी हो जाएगा। पर यही अगर आपने एसआईपी टॉपअप, एक फीचर है, आप ऑटोमेटिक आपकी एसआईपी टॉपअप होती रहेगी सालाना 10% से, यानी कि इस साल अगर आप 10,000 कर रहे हैं तो अगले साल आपकी 11,000 रुपए एसआईपी हो जाएगी, और उसके अगले साल आपकी 11,000 प्लस 10% होगी ऑटोमेटिकली। तो अगर इस तरीके की स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं तो आपकी 10 लाख की जो गाड़ी का गोल है वो 73 मंथ से घट के सीधा 61 मंथ हो जाएगी, यानी 5 साल के अंदर आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं। इस तरह से 10 की बजाय अगर आप 15% बढ़ाएंगे तो आप उस तरीके का एंजॉय कर सकते हैं। तो जो आपका इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट को अगर आप अपने गोल्स के साथ मैच करेंगे तो आपके गोल्स जल्दी अचीव हो सकते हैं, बेटर अचीव हो सकते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रैटेजी जरूर सोचना चाहिए। और जब हम फाइनेंशियल प्लान को मॉनिटर करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती है साल दर साल, जब हम हमारे गोल्स को रिव्यू करते हैं या हमारी सैलरी को रिव्यू करते हैं, तो वो सब में जो चेंजेस आते हैं उसे हमें इंक्रीमेंट से यूज करना चाहिए पहले, ना कि कोई नई शुरुआत करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। और बोनस जो है वो एक मुश्त आता है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी काफी डिटेल में हेमंत सर ने भी समझाया, बात कर सकते हैं कि आपको अलग अलग जगह उसको पार्क करके अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को और मजबूत और बेटर बनानी चाहिए। तो कहाँ पर निवेश किया जा सकता है हेमंत जी? अगर हम जनरली जैसे एसआईपी की बात करें, एसआईपी आपको करना है, आप एग्जिस्टिंग किसी फाइनेंशियल गोल में पैसे ऐड करने हैं, 10% से स्टेप अप करना है एसआईपी को, तो अगर मैं इस एंगल से समझूं, किसी की पोर्टफोलियो प्लानिंग के एंगल से समझूं, तो एट द मोमेंट आपको या नया निवेश भी करना है, फॉर एग्जांपल कि जो पैसा है उसका कुछ एक 10 से 20% एक नई एसआईपी करने में लगा दिया, तो वो एक नई एसआईपी कहाँ पर करने की आपकी सलाह रहेगी सर? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्वाति, मैं कहूंगा। इसके 2-3 चीजें हैं जो हमेशा इसको ध्यान में रखनी होगी हमें, कि देखिए जब हम एसआईपी कर रहे हैं तो हम नॉर्मली जो है वो एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं, यानी हम अपने जो गोल्स है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो करते हैं, गोल्स बनाते हैं, उनका टाइम होराइजन देखते हैं, उनका टारगेट सेट करते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा हमें हर गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल हमें कितनी रकम की जरूरत है, क्या हमारे पास उतनी रकम अवेलेबल है कि हम एक साथ इसको शुरुआत कर सकें। अगर नहीं कर सकते तो हम किसी ना किसी तरीके से अपनी शुरुआत करते हैं, और धीरे धीरे हर साल जैसे जैसे हमको इंक्रीमेंट मिलती है उसका जो गैप है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये तरीका, अपने पोर्टफोलियो में देखिए कहाँ कहाँ पे आपके पास गैप है, जहां पे आपको मान लीजिए 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी थी, आप सिर्फ 7 या 8,000 कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास उतना मार्जिन नहीं था, उतना पैसा नहीं था। तो जब भी आपको इंक्रीमेंट मिलता है, जो पैसा आप एलोकेट करते हैं, मान लीजिए आप 30 से 25% अपनी इंक्रीमेंट का या 30% अपनी इनकम इंक्रीमेंट का पैसा वहां एलोकेट करते हैं, तो उसका हिस्सा जो है, एक तो जहाँ पे गैप है उसको पूरा करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जो हम गोल बनाते हैं ना, जो टारगेट हम बनाते हैं, उसको रिवाइज करने की जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने रिटायरमेंट का गोल बनाया मान लीजिए, तो मेरे लिए एक्सेस करना बहुत मुश्किल है कि मुझे कितना पैसा चाहिए, तो मैं बोलता हूँ चलिए 1 करोड़ से शुरू करते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में रियलाइज करता हूँ कि एक नहीं, मुझे 2 चाहिए। जब आप 2 करोड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना होगा, तब उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में जब आपने गोल बनाए 4-5 गोल थे, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं था कि आप 4 या 5 गोल्स के लिए आप अपना इन्वेस्ट करें, तो मे बी आपने 2 या 3 गोल्स के लिए शुरुआत की, प्रायोरिटाइज किया कि कौन से गोल में मुझे जल्दी शुरू करना है और कौन से गोल को मैं थोड़ा बाद में कर सकते हैं। जो गोल आपने पहले जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू नहीं किया है उसके लिए आप एलोकेट कीजिए। तो एक तो एस्पेक्ट है कि आपकी जो इनकम जो बढ़ती है उसका कुछ हिस्सा, जैसा हमने पहले भी कहा, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में लगाइए, अपनी अपनी जो बॉन्ड्स है उसके लिए लगाइए, राइट। अपना इंश्योरेंस कवर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम जो एक्सेस होता है उसके लिए लगाइए। ये बहुत ही जरूरी है कि आप इस तरीके से इस पैसे को यूज कर रहे हैं, और कहाँ पे इन्वेस्ट करें उसके लिए भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कहीं भी इसको एलोकेट करें। तो ये दोनों एस्पेक्ट मुझे लगता है अगर आप फॉलो करें तो ये जो रेगुलर इनकम है और जो लमसम पैसा आपको मिलता है, ये बहुत ज्यादा फर्क करेगा आपके लिए। मतलब जैसे पूनम ने एग्जाम्पल दिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, कि अगर आप मान लीजिए 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो 20 साल तक 12% के रिटर्न के हिसाब से, तो आपका कॉर्पस बनेगा 2 करोड़।
यही अगर आप 10% बढ़ाते हो, टॉप अप जो हम बात कर रहे थे, तो आपका कॉर्पस जो है डबल हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम शुरुआत में और आगे डिसिप्लिन रखें, किस तरीके से हम अपनी इनकम को यूज करेंगे, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर ही नहीं। जिस तरह की वेल्थ हमको क्रिएट करनी है अपने रिक्वायरमेंट के लिए, वो सब तरीके जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी होंगी। ओके, और आखिरी सवाल पूनम आपसे होगा कि जब आपके पास एक इंक्रीज सैलरी आई या फिर एक बोनस आया, आपका कई बार मन करता है कि जो आपका एक पसंदीदा फोन था क्यों ना वो खरीद लिया जाए, बहुत टाइम से एक वेकेशन पे नहीं गए थे तो क्यों ना उससे वेकेशन कर ली जाए। तो ये सब शौक पूरे करने भी जरूरी है, पर किन चीजों से बचना चाहिए? जो एक कई बार इम्पल्स बाइंग हो जाती है, कई बार आप इम्पल्स डिसीजंस ले लेते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो कि ना करके एक स्मार्टली उस पैसे को शौक पे भी खर्च कर सकते हैं और या तो फिर निवेश या फिर सही चीजों पर भी। स्वाति, आपने खुद ही इस क्वेश्चन का जवाब दिया कि इम्पल्सिवली कुछ भी नहीं करना है, सोच समझ के प्लान करके करना है। हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, इट्स अ प्रोसेस, ये एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। ये ओवर एंड ओवर अगेन आपको अपने प्लानिंग प्रोसेस में जाके उसको समझ के आगे बढ़ना होता है। तो इम्पल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव किसी भी चीज में नहीं करना है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं वेकेशन लेने की या महंगा फोन लेने की, तो दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी। ये आपके फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा पहले से होना चाहिए, ना कि कोई इम्पल्सिव हमें लेना है। बिकॉज आज महंगे फोन की हम बात करते हैं तो देयर इज नो लिमिट, वो लाख रुपए का भी हो सकता है। तो 1 लाख रुपए तक का गोल अगर आप इम्पल्सिवली करेंगे तो आपकी पूरी फाइनेंशियल हेल्थ है वो गड़बड़ा सकती है। तो इस तरीके के जो महंगे गोल्स है, जैसे वेकेशन लेना है, या ये ऑलरेडी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर गोल, ये इम्पल्सिव होने नहीं चाहिए। मैं चाहूंगी कि हर एक निवेशक को अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को पहले से आइडेंटिफाई करना चाहिए। और उसके सिवाय अगर कुछ भी होता है तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसको आप इमरजेंसी फंड से पूरा करेंगे। तो आप बिल्कुल भी इम्पल्सिवली कुछ भी ना करें। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को और साउंड और सिक्योर बनाने के और महंगाई की दरों से इफेक्टिवली फैक्टर करने के लिए, मीट करने के लिए आपको अपने बोनसेस और इंक्रीमेंट को बहुत सोच समझ के प्लान करके खर्च करना चाहिए और एलोकेट करना चाहिए। तो ये एक मौका है हर एक के पास जिनको बोनस मिलता है कि वो अपने जो भी, जैसे सर ने बताया अभी, कि आप अपने जो गैप्स हैं उसे फिल करें और अपने प्लान को वापस रीवर्क करके। जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमेशा हमें रिटर्न्स को रिव्यू करना चाहिए, हमें अपने इनकम और हमारे एक्सपेंसेस को रिव्यू करते हुए हमारे जो फाइनेंशियल प्लान है उसको और एनहेंस करना चाहिए। बिल्कुल, तो सही इस्तेमाल पैसों का कैसे करें, बढ़ी हुई सैलरी हो या फिर बोनस हो, उसको स्मार्टली यूज करने के कुछ तरीके हमने समझे। हेमंत जी और पूनम, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।